आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन में खैर मकदम है। हम लोग आज जो है मुग़ल एम्पायर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि अपने उरूज पर जब आया जेनिथ पॉइंट पर, तो दुनिया की बहुत ही पावरफुल एम्पायर रही है अपने आप में। ख़ास बात यह कि इसका फाउंडर जिसका नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर दुनिया का वो एक ऐसा अपने आप में शख्स है कि उसके लाइफ का अगर आप 4 साल निकाल दें जो उसने इंडिया में गुजारा, यानी 1526 से लेके 1530 तक, तो बाबर एक सिर्फ ओवरलॉर्ड है, एक छोटी सी ज़मीन का मालिक है और एक लड़ाका है अपने आप में सिर्फ। लेकिन अगर 4 साल जोड़ दिया जाए तो बाबर पूरे दुनिया का वो इंसान है जिसकी तारीख को, जिसकी हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री में फरामोश नहीं किया सकता, मतलब भुलाया नहीं जा सकता उसको, क्योंकि उसने एक इतनी बड़ी एम्पायर की यहाँ पर फाउंडेशन रखी, जो एम्पायर आगे चलकर दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर बनी और जिसने बहुत सर्व किया है यहाँ के लोगों को। देखते हैं हम लोग अभी की एक चीज़। आइए बात करते हैं पहले इनके बारे में कि कौन है इंसान। इस इंसान से, जिसका नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1526 टू 1530, ये इनका टाइम पीरियड इंडिया में है, जो रीडिंग टाइम पीरियड इंडिया का है। लेकिन अगर बात हम लोग पैदा होने की करें तो आप यहाँ देख सकते हो बाबर फरगाना में पैदा हुआ। फरगाना एक जगह है उज़्बेकिस्तान में, और वहाँ का बहुत कम उम्र में, 14 साल की उम्र में बाबर जो है किंग भी बना था, यानी 1497 के आसपास। उनके वालिद साहब जो थे उमर शेख मिर्ज़ा, यानी फादर उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा, इनका इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो बाबर एक छोटे से एरिया का राजा बनता है या सुल्तान बनता है, बादशाह बनता है। वो जगह है फरगाना, यही पैदाइश हुई। बाबर की ज़िंदगी से तमाम लोग 2 चीज़ें बहुत ख़ास सीख सकते हैं। एक तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है, चाहे हालात कुछ भी हो जाए। हालात अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो हार नहीं माना तो फिर बड़ा काम वही करता है। एक बात कही जाती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिंदगी में इंसान को जो है हार नहीं मानना है। बाबर से बहुत बड़ी चीज सीख सकते हैं आप। पूरी लाइफ स्ट्रगल किया इसने, लेकिन हार नहीं माना। जब ये फरगाना में है तो लगातार शैबानी खान, बहुत बड़ा सुल्तान है सेंट्रल एशिया का, इनके दूर से वो रिश्तेदार भी था, लेकिन टकराव, अब जाहिर सी बात जमीन की लड़ाई, बाबर हारा, 2 दफा हारा। बाबर को फरगाना से निकलना पड़ा। यह आदमी निकल के बड़ी बुरी कंडीशन में निकलना पड़ा। आप अंदाजा लगा लो इससे कि बाबरनामा में एक बात लिखता है कि मेरी मां को फरगाना की गलियों में, उस शहर की गलियों में भीख मांग तक के खाना पड़ा। अब भीख मांगने से मुराद ये है कि एक बड़ा इंसान किसी दूसरे के यहां जाके खा रहा है और खाना पड़ रहा है, तो क्या है वो। लेकिन सब कुछ बर्दाश्त किया। बाबर वहां से निकला और निकलने के बाद अल्टीमेटली अपनी ताकत को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने के बाद 1504 में बाबर आके काबुल पर कब्जा कर रहा है। अब काबुल बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में नहीं था कि काबुल में पैदा बहुत कुछ होता था या रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, ठीक है, तो काबुल को वो कब्जे में करने में कामयाब रहा। तो पहली बात कि बाबर की जिंदगी से ये सीखना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अपने स्किल्स को, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में अपने स्किल्स को हमेशा डेवलप करते रहिए, उसको हार्नेस करते रहिए, उसको निखारते रहिए। अगर स्किल्स पर आपने काम किया तो एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब अल्लाह आपको मौका देगा और आप जो है आगे निकल जाएंगे। बाबर है यहां पर, बहुत रिसोर्सेज भी नहीं है काबुल में, लेकिन बाबर ने सेंट्रल एशिया में, स्पेशली ऑटोमन्स के यहां क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वॉरफेयर की टेक्निक क्या है, वहां पर गन पाउडर कैसे यूज किया जा रहा है, तमाम चीजें बाबर सीख रहा है, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहा है। आइए यहां से आगे बढ़ने से पहले जरा इस चीज को देख लेते हैं जो मैंने यहां पर लिखा है कि अगर फादर की, तो मैंने दूसरी बात क्या कही आपसे, पहली बात कि हार नहीं माननी है, चाहे हालात कुछ भी हो जाए। हालात बदलते रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के हालात बदल गए और बुरे बुरे लोग भी हालात बदल के बहुत कुछ हो गए। तो कभी इंसान को जिंदगी में हार नहीं मानना है। उसकी वजह क्या है, आपकी जिंदगी में कब कहां टर्निंग पॉइंट आएगा, कब कहां से जिंदगी बदल जाएगी, ये कोई नहीं जानता है। बाबर ने ये काम किया। और दूसरी बात,
जिंदगी में जहां भी हैं आप अपने इफर्ट्स को, अपने स्किल्स को खास तौर से उसको डेवलप करते रहिए। बाबर ने, चूंकि इससे आने से पहले एक बात बताऊं आपको, बाबर ने जब खानवा की लड़ाई हुई जो कि बहुत ही जबरदस्त लड़ाई थी, चलिए हम लोग बात करेंगे अभी बाद में जब खानवा पाएगा तो। आइए यहां पर फादर साइड यानी बाप की तरफ से, अपने पिता की तरफ से बाबर तैमूर की औलाद है, मतलब ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, तैमूर का वंशज है वो। तैमूर दुनिया के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक रूलर है और वॉरियर्स में भी बहुत बड़ा वॉरियर है। मैं पहले बता चुका वीडियोस में कि 1398 में इंडिया पर अटैक हुआ। अगर बाबर की मां की साइड की बात की जाए तो वो चंगेज खान की औलाद है बाबर। मां जो थी वो चंगेज खान की औलादों में से थी, यानी मदर साइड से बाबर जो है वो डिसेंडेंट है चंगेज खान का। दुनिया के दो बड़े वॉरियर्स की नस्ल जब इकट्ठी हो रही है तो जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको कहते हैं बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। खैर, हमने अभी बात की कि काबुल को कैप्चर किया 1504 में, ठीक है। यहां के बाद क्या हुआ कि इस आदमी को यहां पर 1504 से लेके ऑलमोस्ट 1522 तक, 26 तक बाबर रहा काबुल में, यानी 22 लॉन्ग ईयर्स, 22 साल तक तकरीबन बाबर में रहा, वहां रहा, काबुल में रहा। और जैसे मैंने बताया आपको कि अपने स्किल्स को, अपने तमाम चीजों डेवलप करता, ताकत बनाता रहा। फिर क्या हुआ कि इंडिया में यहां जो डिस्टर्बेंस चल रहा था लोधी को लेकर, इब्राहिम लोधी को लेकर खास तौर से, एक तो उनके चचा नाराज थे दौलत खान लोधी, और प्रेशर पड़ रहा था राणा सांगा के ऊपर बहुत ज्यादा। तो राणा सांगा ने और दौलत खान लोधी ने बाबर को इंडिया में इन्वाइट किया। यहां पर क्वेश्चन के एतबार से एक बात याद रखनी है कि अगर बात होगी बाबर को इंडिया में इन्वाइट करने की, इंडिया में बुलाने की, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो बुलाने वाले लोग राणा सांगा हैं। और ये राणा सांगा कौन है? राणा संग्राम सिंह, राणा प्रताप के दादा हैं ये। और दूसरा आदमी दौलत खान लोधी जो उनका खुद चचा है। आप समझ सकते हो यहां पर एक चीज कि यानी जमीन की लड़ाई होती थी, देश की लड़ाई नहीं थी। अगर देश की लड़ाई थी तो ये क्यों बुला रहे लोग यहां पर बाहर से एक इंसान को? अपने अपने इंटरेस्ट की लड़ाई थी। यह समझना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। हिस्ट्री को गलत तरीके से प्रेजेंट करके आपस में नफरत फैलाई जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरे मिडवेल हिस्ट्री हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, जबकि बिल्कुल फर्जी बात है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आइए देखिए यहां पर बाबर जब आएगा और जब लड़ाई होगी पानीपत में, तो बाबर किसी हिंदू से नहीं लड़ रहा, पानीपत में इब्राहिम लोधी से लड़ रहा है, ठीक है। देखिए खास बात क्या, इनवाइट करने की बात पूछी जाएगी कि भारत में बुलाया किसने, तो राणा सांगा ने, दौलत खान लोधी ने, ठीक है। अगली बात, जब यहां पर आ गई है तो यहां से आगे बात देखिए, इंडिया में लड़ाइयां होंगी, 4 लड़ाइयां लड़ेगा बाबर, 4 बैटल्स इन इंडिया। पहली लड़ाई बैटल ऑफ पानीपत, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध यह 1526 में हो रहा है। कब हो रहा है? 1526 में। कमाल की बात देखिए, आमने सामने दोनों मुसलमान खड़े हैं, इधर बाबर, इधर इब्राहिम लोधी। अच्छा, इन्होंने इनवाइट क्यों किया था? ये लोग ये समझे थे कि तैमूर का डिसेंडेंट है। तो जैसे इनको ये आइडिया था कि तैमूर आया और आने के बाद यहां से वापस चला गया, जीतने के बाद जो लेना देना था लेके चला गया। इन लोगों को ये लगा कि शायद बाबर भी आएगा और वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर वापस नहीं गया। वो आया, उसने इब्राहिम लोधी को हराया और हराने के बाद उनको मारा भी और फिर वहां से जाने का तैयार नहीं हुआ। अब यहां हुआ क्या, ये जो आप फर्स्ट बैटल पानीपत देख रहे हो, आमने सामने बाबर और इब्राहिम लोधी खड़े हैं। खास बात क्या है, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का और लोधी डायनेस्टी का भी आखिरी किंग है, लास्ट सुल्तान। एक बात तो ये, दूसरी बात, ये पूरे दिल्ली सल्तनत का अकेला सुल्तान है। ये बात याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अकेला सुल्तान है जो बैटलफील्ड में मारा जा रहा है। कोई भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बैटलफील्ड में नहीं मारा गया था, इब्राहिम लोधी मारा गया। यह बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, पानीपत के बैटल में जो बाबर है वो यूज क्या कर रहा है, जो कि इनके पास नहीं, यहां के लोगों के पास नहीं है। एक तो गन पाउडर यूज कर रहा है, बारूद। अगर यहां पर 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। अगर नॉर्थ इंडिया में गन पाउडर यूज करने की बात की जाएगी तो सबसे पहला इंसान बाबर है,
जिसने गन पाउडर यूज किया। लेकिन अगर पूरे इंडिया की बात की जाएगी तो सबसे पहला इंसान जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर का यूज कर रहा है वह है फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह, तुगलक नहीं, फिरोज शाह बहमन। ये फिरोज शाह बहमन जो हैं ये साउथ इंडिया में बहमनी किंगडम के सुल्तान हैं। इन्होंने सबसे पहले यूज किया है, 15th सेंचुरी में किया है। ये तो 16th सेंचुरी में हो रहा है जो देख रहे हो आप यहां पर 1526। लेकिन नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम गन पाउडर यूज करने वाला आदमी बाबर है। दूसरी बात, तुलुगमा टेक्निक ये कहां से सीखा उसने? वॉर में, लड़ाई के युद्ध नीति में तुलुगमा टेक्निक। अब चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि तुलुगमा टेक्निक था एक घेर के लड़ने का टेक्निक था जो ऑटोमन्स यूज करते थे। उस टेक्निक को यहां पर एम्प्लॉय किया और पानीपत में जीतने में कामयाब हो गया। जीतते ही उसने इब्राहिम लोदी को पकड़ते ही मार दिया, देर नहीं किया। अब इब्राहिम लोदी कोई हिंदू तो था नहीं, बात समझ रहे आप लोग? मैं बताना क्या चाह रहा हूं, लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी। लड़ाई कभी भी हिंदू मुसलमान या किसी मजहब की नहीं होती है। लड़ाई जमीन की होती है, पावर की होती है। अब यहां एक बात समझना है, धर्म में लड़ाई नहीं है, मजहब में लड़ाई नहीं है। लड़ाइयों में मजहब इस्तेमाल होता है, हमेशा हुआ है, हो सकता है, ठीक है। हां, मजहब के बुनियाद पर आपके ऊपर अटैक तो हो सकता है कि आपको खत्म करना हो, लेकिन वो भी खत्म करने के पीछे पावर का मामला है कि पावर उनके पास आ जाए। अल्टीमेट बात पावर को एक्वायर करना है, पावर को, शक्ति को हासिल करना है। यहां भी यही हो रहा है। अगर मुसलमान की बात थी तो इब्राहिम लोदी पर हमला क्यों किया बाबर ने? नहीं करना चाहिए था, नहीं किया। दूसरी बात, अब जब जीत गया तो ये लोग चक्कर में थे कि वापस चला जाएगा। ये वापस गया नहीं सका। अरे इतनी अच्छी जमीन, बाबरनामा पढ़िए, कहता है कि इतनी जबरदस्त फ्लोरा एंड फाउना, यहां के पेड़ पौधे, यहां के जानवर, यहां की जमीन इतनी जरखेज, काबुल में कुछ पैदा नहीं होना है सिवाय पोस्ता के जो जिससे अफीम बनता है, और यहां सब कुछ पैदा हो रहा। बाबर ने जाने से मना कर दिया। अब क्या हुआ कि जो हारे हुए पठान थे और भी तमाम के तमाम राजपूत कॉन्फेडरेसी ये इकट्ठा होकर खानवा के मैदान में आ गए। तो अब अगली लड़ाई जो होगी 1527, देख सकते हो आप, 4 साल 4 लड़ाइयां बाबर लड़ रहा है। बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध 1527, 1527, ये बेसिकली राजस्थान और यूपी के बिल्कुल बॉर्डर पर है। आप कभी फतेहपुर सिकरी जाओगे तो फतेहपुर सिकरी में जिधर मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसके पीछे साइड में जाके आप देखोगे तो एक डिप्रेशन दिखेगा आपको, मतलब झील सा है जो सूखा हुआ है, तो बारिश के मौसम थोड़ा पानी हुआ था उसमें एक है हिरन मीनार। उसके उस पार जो ग्राउंड दिखता है वो बेसिकली खानवा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में आमने सामने आर्मी आई। आर्मी का रेशियो बिल्कुल इम्बैलेंस है, इधर अगर 1 है तो 3-4 है। लेकिन यहां पर आके एक बड़ी खास चीज हुई, बाबर के बड़े बड़े कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए। उनमें सबसे बड़ा नाम जो बाबर का राइट हैंड रहा, हिंदू बेग, उसने वीपन फेंक दिए अपने। इंसिग्निया होता था, एक पहचान, मतलब कौन किस पोजीशन पर है, तो इंसिग्निया के एतबार से निकाल के उसने पहचान फेंक दी। और एक बात कहता है वो जो बाबरनामा में है, जिसका ट्रांसलेशन, वो कहता है बाबर से कि ब्लैक एंड माई फेस इफ एवर आई क्रॉस इंडस टू जस्ट गेट अ जॉब इन योर एम्पायर। मेरा चेहरा काला कर देना अगर मैं कभी इंडस रिवर, सिंध नदी पार कर गया तुम्हारे एम्पायर में जॉब लेने के लिए। कहा तुम मरवाने लाए हो यहां पर। यह कंडीशन थी। गर्मी का आलम, ठंड की जगह के रहने वाले लोग, आपने अगर कोई वॉर सीन देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे कि आयरन हेलमेट, आयरन का यहां लगा हुआ, पूरा बॉडी में आयरन लगा हुआ, ऊपर से सूरज की तपिश, सोचिए की हालत होगी। उस पर से आबादी उधर बहुत ज्यादा, जो सामने के लोग हैं उसमें मुसलमान भी खड़े, हसन खान मेवाती खड़े राणा सांगा के साथ। लेकिन गेम क्या हुआ, जो लड़ाई से पहले यह काम हो गया। अब आर्मी में डिमोरलाइज हो जाएगी, हताश हो जाएगी। यहीं पर बाबर की क्वालिटी सुन लीजिए अब क्या है। और दुनिया के जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो जबरदस्त ओरेटर भी होते हैं, जबरदस्त स्पीकर भी होते हैं। बाबर ने यहां पर एक बात करी, कहा कि सुनो, जाने से पहले हमारी बात सुन लो। उसे तमाम कमांडर्स को इकट्ठा किया, एड्रेस किया, खुतबा कहते हैं उसको, एड्रेस किया उसने। और बाबर कहता है, एक लंबा खुतबा, उसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात तो ये कहता है कि हम उन लोगों के डिसेंडेंट हैं, यानी औलादे हैं, वंशज हैं, जो जब यहां पर आए तो या तो गाजी हुए, विक्टर हुए, या शहीद हुए, मार्टर हुए। कहा कि हम भी आए हैं यहां पर, या शहीद होंगे या गाजी होंगे, हम पलट के नहीं जाएंगे। जिसको जाना जा सकता है, जरूरत पड़ी तो मैं अकेले लड़ूंगा,
लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। दूसरी बात बड़ी खास कहता है वो, जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि सुनो, मशहूर और कामयाब होना हमारी अमानत है। गौर सुनिएगा, मशहूर और कामयाब होना हमारी अमानत है। ये जिंदगी मौत की अमानत है। आओ हम वो ले लें जो हमारी अमानत है, इससे पहले कि मौत ले ले जो उसकी अमानत है। इतना कहना था कि कमांडर से जोश भर गया, और फिर वही हिंदू भाई जो हथियार फेंके थे उन्होंने हथियार लगा ली, इंसिग्निया लगा लिया और कहा बाबर चल, तेरे नाम पर मरना भी सही। और फिर खानवा की लड़ाई हुई, जिस लड़ाई में बहुत ही सख्त लड़ाई है, क्योंकि राणा सांगा भी कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो भी, उनको लॉयन ऑफ 100 बैटल्स कहते हैं। बहुत ही बड़ा योद्धा आदमी था। बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में तारीफ भी की है। नॉर्थ इंडिया में तारीफ की उसने राणा सांगा की, और साउथ इंडिया में कृष्णदेवराय की तारीफ की बाबरनामा में। बाबरनामा में बाबर ने तुझकी बाबरी में। क्यों? बड़े लोग बड़ों की तारीफ करते हैं, बहादुर लोग बहादुर की तारीफ करते हैं। ये तो बुज़दिल और कमीने लोग होते हैं जो बहादुर को बहादुर नहीं मानते हैं। बाबर ने तारीफ की। खैर, इस लड़ाई का पासा पलट गया। दोपहर तक तो बहुत सख्त मामला था, लेकिन दोपहर के बाद पासा पलट गया और बाबर जीत गया। खैर, यह खरीद खानवा की लड़ाई 1527। इसके बाद बाबर ने एक और लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी बेसिकली बुंदेलखंड का एरिया है, वहां पड़ता है। यहां बाबर से मिदनी राय की लड़ाई हुई। कब हुई? 1528, चंदेरी का युद्ध। और लास्ट लड़ाई जो पठान हार के यहां से गए थे, उन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर के थ्रू कोशिश की कि फिर एक दफा बाबर से हाथ आजमाई की जाए, लेकिन फिर उनको हार का सामना करना पड़ा। ये लड़ाई बैटल ऑफ घाघरा के नाम से मशहूर है। घग्गर की लड़ाई भी कहते हैं, घाघरा भी कहते हैं। जो लखनऊ बहराइच की तरफ जाएंगे आप वहां से, तो एक घाघरा रिवर है, उसी के बैंक पर लड़ाई हुई थी 1529। ये लड़ाइयों की बात हो गई। मैंने कहा आपसे कि अगर बाबर की बात की जाए तो 4 साल निकाल दीजिए अगर उसकी जिंदगी से, तो बाबर कुछ भी नहीं है सिवाय एक ओवरलॉर्ड के। एक ऐसा इंसान जिसके पास थोड़ी छोटी सी जमीन है और उसका वो मालिक है। लेकिन अगर 4 साल जोड़ देंगे आप 1526 से लेकर 1530 तक, तो बाबर वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट एम्पायर का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर का फाउंडर है। उसका फरामोश नहीं कर सकते हैं। बाबर कैन बी लव्ड, बाबर कैन बी हिटेड, बट बाबर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बाबर को मोहब्बत कर सकते हैं, बाबर से आप नफरत कर सकते हैं, बाबर को फरामोश नहीं कर सकते। अगली बात इंपॉर्टेंट, अब यहां के बाद हम बात करते हैं, जैसे यहां लिखा है नोन एज कलंदर। कलंदर, बाबर को हिस्ट्री में कलंदर के नाम से भी मशहूर है। ये कलंदर कहते हैं। अब कलंदर क्या होता है? कलंदर एक सूफियाना सिफत है, यानी कि ऐसे इंसान जो दुनिया में तो है, दुनिया की चीजों को यूज भी कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा उससे अटैच नहीं है, बहुत मोहब्बत नहीं रखता है। अल्लामा इकबाल के बड़ा मशहूर शेर है कलंदर के हवाले से कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। गौर सुनिएगा, हालात के कंडीशन, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। टूटे भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये कलंदर की सिफत होती है। तो याद ये रखना है कि अगर पूछ दिया जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग रूलर इज नोन एज कलंदर, तो ऑप्शन बाबर होगा, बाबर को आपको लगाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कलंदर नाम से कौन मशहूर हुआ? तो बाबर। शासकों की बात की जाएगी तो संस्थापक बताई दिया मैंने आपको, कौन इन्वाइट किया बताई दिया। ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं। बाबर की ऑटोबायोग्राफी, जिसको आप हिंदी में आत्मकथा कह सकते हो, सवाने हयात जो होता है, उसका नाम है तुजुके बाबरी। बेसिकली नाम तुजुके बाबरी है। तुजुके बाबरी जो है टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई, और थोड़ा टेक्निकल बात करें हम लोग तो चकटाई टर्किश में लिखी गई, लेकिन आप टर्किश कम से कम याद रखिए। टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई, तुर्की भाषा में। बाद में इसको अकबर के टाइम में आके अब्दुर्रहीम खान खाना ने ट्रांसलेट किया फारसी जबान में, पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी जबान में, और यही तुज़के बाबरी जाना गया बाबरनामा के नाम से। किसके नाम से? बाबरनामा। आज हम और आप जो जानते हैं तुज़के बाबरी को, वो आमतौर पर बाबरनामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद ये रखना है कि तुज़के बाबरी का ट्रांसलेशन फारसी में, पर्शियन लैंग्वेज में किसने किया? तो अब्दुर्रहीम खान खाना किया। ये अब्दुर्रहीम खान खाना वही हैं जो बैरम खान के बेटे भी हैं। और अगर आपने हिंदी पढ़ी हो और हिंदी कविताएं पढ़ी हो तो रहीम दास पढ़ा होगा आपने। ये वही रहीम दास हैं जिनको हिंदी की दुनिया में रहीम दास के नाम से जानते हैं, और नाम था अब्दुर्रहीम खान खाना। ये बैरम खान के बेटे हैं। इन्हीं का बड़ा मशहूर शेर है कि वो कहते हैं कि
बिन पानी सब सून कैसे है ना वो, देखो मैं भूल रहा हूं अभी कि एक शेर उनका ये है कि धागा मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा, हाँ देखो ये शेर भी याद आ गया, जहन से निकल रहा था। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे और जुटे तो गांठ पड़ जाए। इन्हीं का लिखा हुआ है। और फिर एक बहुत मशहूर इनका एक शेर है कि रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। इन्हीं का है, रहीम का, इन्हीं को रहीमदास कहते हैं। खैर, अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग। हमने यहां पर हिंदी में भी लिख दिया है कि फारसी भाषा में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये बातें हो गई बाबर के हवाले से, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से अभी जो जिसके हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए बात आगे करते हैं। अगर बाबर के मस्जिदों की बात हो कि बाबर ने मस्जिदें कहां कहां बनवाई, क्या बनवाई इंडिया में, तो यहां पर एक बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर एक बात तो ये कि बाबर ने जब पानीपत की लड़ाई जीती, पानीपत कहां पड़ता है? पानीपत हरियाणा में पड़ता है। कहां पर? हरियाणा। एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें तो पानीपत हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। बाबर ने जीतने के बाद हरियाणा में मस्जिद बनवाई जिसका नाम है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद। तो एक बात तो याद रखनी है, काबुली बाग मस्जिद ये पानीपत में है। इन द कमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी से जीत की खुशी में और जीत को कमेमोरेट करने, यादगार बनाने के लिए इसने पानीपत में मस्जिद बनवाई जिसका नाम है काबुली बाग मस्जिद। बाबर की बनाई हुई मस्जिद एक और है जो संभल में है। संभल, इसको बादशाही मस्जिद भी कहते हैं, इसको शाही मस्जिद भी कहते हैं, इसको जमा मस्जिद भी कहते हैं संभल की। यहां भी मस्जिद बनवाई, जमा मस्जिद। कहां पर? संभल। संभल पड़ता है आपके यूपी में, वेस्टर्न यूपी में पड़ता है संभल। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, अब तो डिस्ट्रिक्ट है ये। यहां पर ही जामा मस्जिद है बाबर की बने, बहुत ही हाइट पर है। अगर वहां इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़े कायदे से तो उसके ऊपर चढ़ भी नहीं चढ़ पाएगी, इतना हाइट पर है, उतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं। खैर, बाबर ने इसके अलावा अलीगढ़ में भी एक मस्जिद है। अलीगढ़ में एक जगह है पिलखना, पिलखना, यहां बाबर की बनी हुई मस्जिद है। पिलखना बेसिकली फील खाना था। ये फील जो है अरबी में इसको हाथी को कहते हैं, एलिफेंट। फील खाना जहां पर हाथियों को रखा जाए। मुगलों के जमाने में यहां पर रॉयल एलिफेंट्स को भी और वॉर एलिफेंट्स स्पेशली उनको रखा जाता था, इसलिए इसका नाम था फील खाना। बाद में इसका नाम अब जो है कहते हैं इसको पिलखना। ये अलीगढ़ में यहां बनवाई। सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बाबरी मस्जिद जो 1992 में शहीद कर दी गई, 6 दिसंबर 1992, ये बाबरी मस्जिद बाबर की बनवाई नहीं है। बाबर के कमांडर थे, उनका नाम था मीर बकी। ये मीर बकी जो थे इन्होंने बनवाई थी बाबरी मस्जिद। क्योंकि कहीं भी आप जाओगे, कोई इंसान जो मस्जिद बनाता है वो खुद अपने नाम पर नाम नहीं रखेगा मस्जिद का। अपने वालिद साहब के नाम पर रख सकता है, फादर के नाम पर, अपनी मां के नाम पर रख सकता है, सहाबा के नाम पर, हुजूर के नाम पर, अहले बैत के नाम पर, खुद के नाम पर नहीं रखेगा। ये बेसिकली इनके कमांडर थे मीर बाकी साहब, उन्होंने बनाई थी बाबरी मस्जिद। ये मस्जिद बनाई थी और नाम दिया था बाबरी मस्जिद, यानी बाबर की मस्जिद। ठीक है। अब तो खैर ये मस्जिद नहीं है, इसको शहीद कर दिया गया था। और फैसले भी आप जानते हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि साहब सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें 1949 में इस मूर्ति रखी गई, ये भी माना, क्रिमिनल एक्ट माना, इसको तोड़ा जाना। यहाँ कोई ऐसी शवाहिद नहीं मिल पाई कि यहाँ नीचे क्या था, लेकिन खैर फैसला जो है, टाइटल सूट था, उसमें हम क्या कह सकते हैं, फैसला दिया गया कि साहब ये यहाँ मंदिर बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये टाइटल सूट था और मुसलमानों का नहीं था, मस्जिद का नहीं था, तो मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन कहीं और क्यों दी गई? क्योंकि टाइटल सूट एक चीज़ होती है, जो मेरी ज़मीन है फिर मेरी ज़मीन है, अगर मेरी ज़मीन है तो मेरी ज़मीन नहीं है, फिर वो 5 एकड़ ज़मीन देने की बात क्यों हुई, वो आप खुद समझ सकते हो, खुद देख सकते हो। खैर, इतनी बातें बाबर के बारे में। आखिरी बात एक
कि बाबर का जब डेथ हुआ तो उसको पहले आगरा में दफन किया गया। कहां पर? आगरा में। यह बात याद रखनी है, बाबर को शुरू में आगरा में दफन किया गया। और कभी आप जाओगे आगरा, अगर अलीगढ़ की तरफ से जाओगे तो यमुना पर चढ़ने से पहले राइट हैंड पर एक जगह है जिसको आप राम बाग कहते हैं। वो राम बाग नहीं है, ये भी सुन लीजिए आप, वो आराम बाग है। वो आराम बाग बनवाया था बाबर ने। बाबर उसी में पहले दफन किया गया था, लेकिन बाबर की विश थी कि मुझे काबुल में दफन किया जाए। क्यों? बाबर कहता था कि मैं जो हूं वो काबुल ने बनाया, क्योंकि काबुल में 22 साल रहा है। अपने स्ट्रगल का मेन टाइम बाबर ने काबुल में काटा है। तो उसकी ख्वाहिश थी, उसकी इच्छा थी, उसका विश था कि हमें काबुल में दफन किया जाए। अल्टीमेटली 1544 में बाबर को शिफ्ट किया गया और आगरा से ताबूत में थे वो, उनको शिफ्ट किया गया काबुल। तो इस टाइम बाबर जहां पर आराम फरमा है, जहां पर ये आराम कर रहे हैं, वो जगह है काबुल। और काबुल में जो है एक बाग है, बागे बाबर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बागे बाबर। ये नाम से वो बाग है, बागे बाबर। यहीं पर बाबर की जो है मौजोलियम है, यानी उसकी टूम है, या जो भी आप कह लो उसको, मकबरा है। हिंदी में अगर उर्दू में ख्याल लो तो मकबरा है। तो बाबर का मकबरा अब जो है वो काबुल में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाबर जब 1530 में डेथ कर रहे हैं तो आगरा में डेथ हुआ था, उनको आगरा में दफन किया गया था। और वो जो बाग है जिसे आज राम बाग लोग कहते हैं, वो राम बाग नहीं है, वो आराम बाग है। बाबर का बनवाया हुआ था, बाद में आज़ादी के बाद उसे राम बाग कर दिया गया। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आपके स्टैंडर्ड पर बाबर के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जो लोग हमारे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे चैनल को, तो वो और भी लोगों से कराएं। इंशाल्लाह हम आगे और बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। जो नहीं कर पाए हों, हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, अगर देख रहे हो मुझे, तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।